दूसरा ये कि ये उस बच्चे के अंदर मूल्य विकसित करने की प्रक्रिया में कौन सा तरीका अपनाता है। तरीका, मूल्यों के विकास का तरीका क्या अपनाता है, ठीक है? तो परिवार कैसे विकसित करता है मूल्य, इसका मतलब ये हुआ। तीसरा हो सकता है कौन से मूल्य, कौन से मूल्य का मतलब मूल्यों का जो वर्गीकरण था, साधन मूल्य हैं कि साध्य मूल्य हैं, नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कुछ भी हो सकता है। और चौथा प्रभाव, कि उस बच्चे पर यहां से जो प्रभाव पड़ता है वो बाकी की तुलना में कम है या ज्यादा है, कितना प्रभाव है। इन चार बिंदुओं में चाहे समाज पूछे, चाहे परिवार, चाहे शिक्षा संस्था, उससे हम काम चला लेंगे। तो परिवार से शुरू करते हैं। किस समय, सबसे पहला बिंदु, किस समय। तो देखिए जो बच्चा होता है ना, उसका मोटा मोटा सा खाका समझ लीजिए। बच्चा पैदा हुआ तो ए सोशल है, उसे कुछ भी नहीं पता। 6 महीने तक के बच्चे को यह भी नहीं पता होता कि मैं कुछ हूं। एक कंसेप्ट होता है मनोविज्ञान में सेल्फ, सेल्फ का कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट यानी कि मैं की धारणा। ये आपको आश्चर्य की बात लग सकती है, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे को मैं की धारणा नहीं होती है, मैं का कंसेप्ट नहीं होता है। और इसका एक सामान्य सा प्रयोग जो बताया जाता है वो ये कि अगर बहुत छोटे बच्चे को, 2-3 महीने के बच्चे को गोदी में लेके शीशे के सामने खड़े होंगे, वो शीशे में आपको देखेगा बार बार, खुद को नहीं देखेगा। बाहर आपको देखेगा, फिर शीशे में देखेगा, और आश्चर्य से कि दो कैसे हो गए, ऐसे टक टक ऐसे देखता रहेगा लगातार, आश्चर्य से चेहरा उसका फैल जाएगा एकदम। और उसे इस बात पे आश्चर्य नहीं होगा कि इसकी गोदी में भी कोई है अंदर, यहाँ मैं हूं। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो देखेगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसके अंदर ही धारणा ही नहीं है कि वो कुछ है। 6 महीने होते होते सेल्फ की धारणा बननी शुरू होती है पहली बार, उसके बाद सारे इंपैक्ट्स खुल के सामने आने लगते हैं। तो बच्चे की जिंदगी में क्या होता है, 0 से 6 माह जो हैं वो तो शून्य मामला समझ लीजिए। तो आधे साल से लेकर लगभग 2-3 साल तक वो केवल और केवल घर के अंदर होता है। मतलब ओकेजनली बाहर चला गया तो चला गया, जैसे कोई छोटा बच्चा शाम को दादा दादी कोई फुर्सत में उसे गोदी में ले गए पार्क में, वहां उसे अपने साइज का कोई बच्चा दिख गया, फिर दोनों ने अजीब सी भाषा बहुत वार्तालाप किया आपस में। दोनों दादा आपस में समझ नहीं पा रहे क्या चल रहा है इनके बीच में, लेकिन वो अपनी मतलब कौन सी आध्यात्मिक भाषा में बात करते हैं बच्चे। किलकारी का जवाब किलकारी से होता है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है उनके बीच में। तो कह सकते हैं कि लगभग 3 साल की उम्र तक का सारा असर बच्चे के ऊपर परिवार का होता है, ठीक। तो किस समय में, एक तो 0 से 3 में लिखिए संपूर्ण प्रभाव। 3 साल के बाद बच्चा जाने लगता है स्कूल, और मोटे तौर पर आप मान के चल सकते हैं कि देखिए बच्चों के मूल्य विकसित होने की सबसे अच्छी उम्र मानी गई है 6 साल तक की। 6 साल तक की उम्र में बच्चे के संस्कार या मूल्य बड़ी मात्रा में विकसित हो चुके होते हैं, उसके बाद बहुत गहरे चेंज लाना आसान नहीं होता है। 3 साल के बाद वो स्कूल जाने लगता है, तो प्रभाव परिवार का भी है, स्कूल का भी है। लेकिन मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि 3 से 12 साल तक, अभी किसी समाज में 11 होगा, किसी में 13 होगा, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। मोटे तौर पर आप मान के चलिए टीन एज से पहले तक परिवार का प्रभाव विद्यालय की तुलना में ज्यादा रहता है। तो उस समय पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का प्रभाव ठीक ठाक रहता है। और बच्चे भी गोलू होते हैं उस समय, स्कूल की हर बात बताते अपनी माँ को आके, मम्मी उसको पट्टी बढ़ाती कि बेटा क्या क्या हुआ स्कूल में, और बच्चा वो सब बोल देता जो नहीं बोलना था उसको। और माँ चेहरा ऐसा बनाती कि कुछ खास बात है ही नहीं, तो बच्चा और बोल देता सब बातें। समझदार माताएं रिएक्ट नहीं करती हैं, वो केवल पूछ लेती हैं, रिएक्ट अपने में अलग अलग से कर लेती हैं। 13 साल से जो बच्चे होते हैं बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। टीन एज में बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिसको मैं समझ रहा था कि मेरा सब कुछ है, वही तो मेरा दुश्मन है असली। उनको घर के अंदर जेल नजर आती है। और 13 साल के आसपास बच्चे अचानक चाहने लगते हैं कि घर से दूर चले जाएं। जैसे पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ठीक से बिहेव करो, हॉस्टल भेज देंगे, नहीं नहीं मत भेजना मत भेजना। बच्चे बहुत डरते हैं हॉस्टल के नाम से। जहां बच्चा 13 साल का हुआ और आपने कहा हॉस्टल भेज देंगे, भेज दो, भेजो, क्यों नहीं भेज रहे, भेजो, कब से कह रहा हूं। फिर धमकी रिवर्स हो जाती है। अब माँ बाप को लगता है कि अब बोलना ठीक नहीं है, अब इसका मन ज्यादा कर रहा है, हमारा मन कम कर रहा है। तो ये चेंजेस आने शुरू होते हैं। इस उम्र को गैंग एज कहते हैं, बच्चों में गैंग होता है, गैंग। हाँ सच में मनोविज्ञान में गैंग एज ही कहते हैं इसको। 13 से 16, 17, 18, 19 ये जो उम्र है सबसे खतरनाक उम्र मानी गई है। 13 से 19 साल, इस उम्र में बच्चे को कुछ नहीं सूझता है, केवल गैंग सूझता है अपना। गैंग का मतलब पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप प्रेशर पर तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं। अब दुनिया में सारे प्रेशर झेल लेंगे, लेकिन इसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। जो मित्र समूह होता है ना छोटा सा, उसका प्रेशर झेलना सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए इसी दौर में दुनिया का लगभग हर व्यक्ति जिसको बिगड़ना होता है बिगड़ जाता है। बिगड़ने की सबसे माकूल उम्र जो मानी गई है वो ये उम्र है, क्योंकि इसमें परिवार का असर कम हो जाता है। परिवार की तो हालत जब समझेंगे, परसुएशन एक टॉपिक है, वहां समझेंगे आप। परिवार की हालत तो ऐसी इस दौर में होती है कि माँ बाप कुछ अच्छा भी सिखाएंगे तो बच्चा सोचता है कि ये दुश्मनी निकाल रहा है मेरे साथ कुछ ना कुछ। बाप बोल रहा है, गलत ही बोल रहा होगा। इतनी गहरी आस्था बाप को लेकर बच्चे के अंदर होती है कि ये जो कुछ भी बोलेगा गलत ही बोलेगा, ये पैदा ही इसलिए हुआ है कि मुझे परेशान कर सके, ये बच्चे के मन में रहता है। तो इस समय ज्यादा प्रभाव किसका होता है, मित्र समूह का होता है। ठीक है, तो पीयर ग्रुप कहें या मित्र समूह कहें। विद्यालय का असर ठीक ठाक रहता है, परिवार की तुलना में कम होता है, ये बात ठीक है। और 19 के आसपास की उम्र में, लेटर फेज में व्यक्ति कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में बहुत बड़े असर पड़ना मुश्किल होता है,
रेयर केसेस छोड़कर। मैं आपको रेयर एग्जांपल देकर समझा दूंगा। सामान्यतः कॉलेज में जाके कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना आसान काम नहीं होता, जब तक ये खास परिस्थिति ना हो। अभी समझेंगे वो क्या परिस्थिति है। तो जब भी कोई बात पूछे, मोटा मोटा एक खाका दिमाग में रखिएगा। और 20 की उम्र के बाद, 20-21 की उम्र के बाद जीवन भर असर पड़ता है, उसकी मात्रा कम होती है। आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 20-21 की उम्र के बाद से वो व्यवसाय करने लगता है, तो व्यवसाय की दुनिया में, नौकरी की दुनिया में जो सामान्य प्रभाव है वो पड़ते हैं उसके ऊपर, तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है उसके बाद व्यावसायिक दुनिया का, प्रोफेशनल दुनिया का। ये भारत में ही होता है कि 35 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम की। बाकी देशों में 16-17 के बाद बच्चों को लात मार देते हैं कि जाओ अपना काम संभालो, अपने बलबूते जिंदा रहो। ये भारत ही है जहां पर बच्चे 35 के बाद युवा होते हैं। भारत में होने का मजा समझ रहे हो? भारत में होना अपने आप में मजेदार बात है। इतना मजा दुनिया में कहीं नहीं है जरा यहाँ पर है कि आप कितने साल के, 29 साल के, क्या करते हैं? तैयारी। और कैसे करते हैं? पापा पैसे भेजते हैं, मैं तैयारी करता हूँ। आप सिर्फ तैयारी करते हैं? मैं सिर्फ तैयारी करता हूँ। थोड़ी तैयारी करता हूँ, थोड़ा घूमता रहता हूँ शाम को, और यही करता हूँ। आप लोग पता नहीं दुनिया में सबसे शाही जिंदगी आप लोगों की है, वरना इस उम्र में लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं तैयारी के अलावा। मतलब चलिए देखिए, अब परिवार की जो बात है, सबसे पहली बात किस समय, तो आप बताएंगे कि परिवार का ज्यादा असर होता है शुरुआती वर्षों में। तो आप कह सकते हैं कि 0 से 3 में संपूर्ण और 3 से 12 में महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक। इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ दार्शनिकों ने इसके बारे में बहुत अच्छे वर्णन किए हैं। मैं एक मनोवैज्ञानिक का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है जॉन बॉल्बी, JOHNBOWLBY, जॉन बॉल्बी। इसने एक स्टडी की डेविएंट बिहेवियर पर। डेविएंट बिहेवियर मतलब अपराध, विपथगमन, विचलन जिसको बोलते हैं। भाई हर समाज में एक निश्चित संख्या में अपराधी बनते रहते हैं, तो ये सामाजिक मसला है। हर समाज में ऐसा होता है। आप कितना भी अच्छे स्कूल बना लेंगे, एक निश्चित संख्या में अपराधी बनते ही रहेंगे वहां पर। तो कौन से बच्चे अपराधी बनेंगे, अपराधी बनने की संभावना कौन से बच्चों में ज्यादा है, इसको लेकर स्टडीज खूब होती है। एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं ना, ऐसे अपराध विज्ञान में मॉर्फोलॉजी एक हिस्सा है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है कि भौगोलिक आकृतियां कैसी हैं, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि व्यक्ति की आकृति से समझ सकते हैं कि अपराधी बनने की टेंडेंसी कितनी है उसके अंदर। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उससे उसका शरीर की आकृति तय होती है, और आकृति से अनुमान किया जा सकता है कि अपराधी बनने की संभावना कितनी है। जैसे किसी किसी को देख के आपको लगता होगा ना कि बहुत क्रूर दिख रहा है, आकृति से ऐसा लग रहा है, उसे चेहरे से ऐसा लग रहा है, तो आप भी उस समय मॉर्फोलॉजी जो विज्ञान है उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सीजर लाम्ब्रोसो नाम था, इटली का डॉक्टर था, वो इस विज्ञान का जनक माना जाता है। और उसने बताया कि 3 तरह के लोग हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। उनके शारीरिक गठन से ही हम अपराध की व्याख्या कर लेते हैं। पर जॉन बॉल्बी ने दूसरी बात कही। उसने कहा ऐसा बकवास बातें हैं, असली बात यह है कि अपराधी बनने की संभावना उस बच्चे की सबसे ज्यादा है जिसको अपने बचपन में मां का प्यार पर्याप्त मात्रा में ना मिला हो। और ये मामला सिर्फ अपराधी बनने की संभावना का नहीं है। उसने एक और कंसेप्ट दिया। एक शब्द होता है मनोविज्ञान में, रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म, जो इस स्थिति में होते हैं उनको रेसिडिविस्ट कहते हैं। एम की जगह टी कर दीजिए। रेसिडिविस्ट का मतलब है ये वो लोग हैं जो अपराध करते हैं, जेल गए, वहां से छूटे, फिर अपराध किया, फिर जेल आ गए, जो अपराध की बारंबारता के शिकार हैं, जो अपराधों की फ्रीक्वेंसी जिनके साथ ज्यादा है। एक सजा काटी, फिर जेल चले गए, फिर सजा काटी, फिर अपराध कर दिया। इस टेंडेंसी का नाम है रेसिडिविज्म। और जॉन बॉल्बी ने कहा कि रेसिडिविज्म के केसेस को स्टडी करने से पता लगता है कि जिनको बचपन में मां का प्रेम नहीं मिला, या तो मां नहीं थी, डेथ हो गई थी, या परिवार डिफंक्ट किस्म का था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, या पिता की ताकत बहुत ज्यादा थी, पिता की धौंस जिस घर में बहुत ज्यादा होती है, उस घर में बच्चे के अपराधी बनने की संभावना ठीक ठाक हो जाती है। मतलब पिता की अथॉरिटी से नाराज होके वो हर अथॉरिटी से नाराज हो जाता है, और अथॉरिटी के ही खिलाफ, कानून के ही खिलाफ विद्रोह करने लगता है। और उसका मूल कारण है पिता द्वारा अपनी अथॉरिटी का मिसयूज इतना ज्यादा किया गया कि बच्चे को पिता की शक्ल में अथॉरिटी से ही नफरत हो गई। तो आप बताइएगा कि जॉन बॉल्बी का रिसर्च ये साबित करता है कि मां का सहज प्रेम न मिलने से न केवल बच्चे अपराधी बनते हैं, बल्कि अभ्यस्त अपराधी बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। और लगभग यही बात महात्मा गांधी ने भी बार बार कही है। महात्मा गांधी ने कई बार अपनी माता जी को श्रेय दिया इस चीज का कि अगर मेरी मां ने मूल्य सिखाने की प्रक्रिया उस तरह से न निभाई होती जैसे निभाई थी। पुतलीबाई उनकी मां का नाम था। और ये कहते हैं कि मेरी 2 माताएं हैं, एक पुतलीबाई और एक गीता, भगवत गीता। और भगवत गीता मेरी मां इसलिए बनी क्योंकि मेरी मां पुतलीबाई ने मुझे इतनी बार गीता सुना दी बचपन में कि वो मेरे अवचेतन का हिस्सा बन गई, अचेतन का हिस्सा बन गई। तो उनकी मां, जैसे माताओं के पास ये भी होता है ना कि जैसे घर का काम कर रही है, बच्चा चंचल है, वहां भाग गया, वहां भाग गया, तो उसको रोकना भी होता है। तो काम करते समय कुछ गीत गाते रहते कि बच्चा उसी को सुन के शांत रहे। तो पुतलीबाई जी ने गीता के श्लोक कंठस्थ किए हुए थे, वो सुनाती रहती थी मीनिंग के साथ। और महात्मा गांधी, जो उस समय तो महात्मा नहीं थे, तो छोटा सा बच्चा था, मोहनदास था, वो बैठा रहता था, सुनता रहता था। तो बड़ा होने से पहले वो गीता के भक्त हो चुके थे। इससे महात्मा गांधी को हम पढ़ेंगे आगे चलकर। महात्मा गांधी ने कई बार कहा है कि मेरा सारा दर्शन जिस एक पुस्तक से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है गीता। और गीता के प्रभाव की मूल वजह क्या थी? उनका बचपन, जिसमें उनकी माता जी ने उसका पाठ बार बार किया। ये पहली बात हो गई। अब आइए दूसरी बात पर कि परिवार जो मूल्य सिखाता है, परिवार का तरीका क्या होता है।
देखिए परिवार के पास 2 तरीके होते हैं। आपके घर में भी पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की होगी। सफल तो कोई पेरेंट आज तक नहीं हो पाया है।